नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत हेनरी जेम्स पर विचार करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप हेनरी जेम्स का साहित्यिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे, फ्रांसीसी परिदृश्य और कथालोचन पर उनके कुछ विचार हैं उन्हें जान पाएंगे, हॉर्थन की समीक्षा संबंधी उनके दृष्टिकोण से अवगत हो सकेंगे और कथा लेखन संबंधी हेनरी जेम्स के विचारों को आप जान सकेंगे और इन सब विचारों के माध्यम से हेनरी जेम्स का आप समग्र मूल्यांकन कर सकेंगे। हेनरी जेम्स एक अमेरिकन कथाकार और साहित्य चिंतक थे। 1843 में उनका जन्म हुआ, 1916 तक उनका जीवन रहा। वे अपने जीवन के आखिरी दौर में अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व 1915 में ब्रिटिश नागरिक हो गए थे। हेनरी जेम्स की ख्याति दो तरह की, एक तो वो रचनाकार थे, बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं, और दूसरी उनकी ख्याति है आलोचक की, जो उपन्यास के बड़े आलोचक। उन्होंने कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखी, आत्मकथा जैसी विधाओं में भी उन्होंने रचनात्मक लेखन किया। अंग्रेजी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। अतः उनकी ख्याति इस तरह से बनी कि वो एक उपन्यासकार हैं और उपन्यास के आलोचक भी हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वे शुद्ध आलोचक कभी रहे ही नहीं, वे तो उपन्यासकार हैं और अपने उपन्यास लेखन के अनुभवों को उन्होंने अपने ही उपन्यासों की भूमिकाओं में लिखा। और इसी तरह से बहुत सारे लोग उनको महत्व नहीं देते। टी.एस. इलियट तो यहाँ तक कहते हैं कि हेनरी जेम्स तो आलोचक है ही नहीं, उनको वो कैसे आलोचक, वो तो अपनी बात कहते हैं। इस तरह उन पर यह आरोप लगता रहा। एक और आरोप भी उन पर लगता है कि उन्होंने अपने समकालीन उपन्यासकारों पर जो लिखा है, साहित्यकारों पर लिखा है, वो बहुत पूर्वग्रहग्रस्त है। और पूर्वग्रह ये है कि वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे और इसलिए अपने आप को स्थापित करने के लिए हर बार दूसरों को छोटा साबित करते थे और इसीलिए अनावश्यक कटु आलोचना करते थे। हालांकि कुछ लोग उन्हें सही अर्थों में साहित्य का आलोचक भी मानते हैं और बड़ा आलोचक मानते हैं, और उनका ये कहना था कि वो बहुत गहराई से कला के दर्शन की चर्चा करते हैं। इस संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि हेनरी जेम्स ऐसे पहले आलोचक है, ऐसे पहले अमेरिकी आलोचक है जिनका उल्लेख पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भीतर होता है। अब तक जो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो चर्चा करते थे वो यूनान की करते थे, यूनान और रोमी जो चिंतक थे वो काव्य शास्त्री। उसके बाद में जब आया यूनान और रोम से हमारा ध्यान हटा तो यूरोपीय आलोचना की तरफ गया। यूरोपीय आलोचना में भी बाद में जाकर के और अंग्रेजी आलोचना तक हुआ। अंग्रेजी में भी इंग्लैंड के आलोचकों पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में आमतौर से अंग्रेजी आलोचकों की ही चर्चा होती। लेकिन हेनरी जेम्स के बाद जो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो यूरोपीय अमेरिकी काव्य शास्त्र हो गया, क्योंकि इसमें यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के भी दृष्टिकोण, इस अर्थ में हेनरी जेम्स का एक ऐतिहासिक महत्व है। हेनरी जेम्स ने एक आलोचक के रूप में कथा या वृत्तांत की सैद्धांतिकी का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका महत्व आज भी अनेक रूपों में पुनर्व्याख्याओं के आधार पर कायम। एक चीज़ और हमारे विद्यार्थियों को जानने की होती है कि जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र में आज भी उपन्यास का जो शास्त्र है वो विकसित नहीं है, उस अर्थ में विकसित नहीं है जिस अर्थ में नाटक का शास्त्र विकसित है या कविता का शास्त्र विकसित है। उपन्यास का शास्त्र अभी भी थोड़ा ढीला ढाला है, प्रारंभिक इससे जैसा लगता है। हालांकि बहुत सारे बड़े आलोचक हुए और उन्होंने कई नई नई बातें कही, फिर भी कम लगता। इस अर्थ में काव्य शास्त्र के भीतर उपन्यास के चिंतन को लेना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण। एक और बात जो हेनरी जेम्स के संदर्भ में है कि वो अमेरिकी जो चित्त है और वहाँ के लोगों का जो व्यक्तित्व है अमेरिकन्स का, उनकी वो यूरोपियनों से तुलना करते हैं और उस तुलना में उनको लगता है कि अमेरिकी अधिक निश्चल, वर्तमान प्रेरित और सरल हैं। अपने किशोर काल में उन्होंने बार बार यूरोप की यात्राएं की, बहुत बार हो गए, और जिस यूरोप को हेनरी जेम्स ने देखा था वह विश्व युद्धों से ठीक पहले वाला यूरोप था। वह अपने साम्राज्यवादी विस्तार को विश्व के सभ्यताकरण के रूप में देखता था। हम संसार को सभ्य करने के लिए जा रहे हैं, उस पर अधिकार करने के लिए नहीं जा रहे। हेनरी जेम्स की उस दौर में की गई बहुत देशों की जो यात्राएं हैं वो ऐतिहासिक तथ्य के दृष्टिकोण के साथ साथ
इतिहास के मनोवैज्ञानिक अंतर व्यक्तित्व को समझने में भी समर्पित नजर आती। उस दौर की इतिहास, उनकी कथाओं, यात्रा वृत्तांतों और उनके पात्रों के मनोवैज्ञानिक अंतर गठन में देखा जा सकता। अब आप उनकी किताबों के शीर्षक भी देखेंगे तो आपको इसका प्रमाण मिलेगा। जैसे उनकी किताबों का नाम है द अमेरिकन या द यूरोपियन, द इटालियन आवर, द इंग्लिश आवर। ये जो शीर्षक है, इन शीर्षक का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि यूरोप और अमेरिका की तुलना, और एक तरह से वो अमेरिका को स्थापित करने वाले आलोचक लेखक हैं। हेनरी जेम्स के लेखन के मुख्यतः 3 पड़ाव है, 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला जो पड़ाव है वो 1865 से 1880 तक का आप मान सकते हैं, जिसकी परिणति द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के प्रकाशन के रूप में होती है। इस दौर की उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है फ्रेंच पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट तथा हॉर्थन। उनके लेखन का जो दूसरा पड़ाव है उसको आप 1880 से 1900 तक का आप मान सकते हैं। इस दौर में उनका सर्वाधिक चर्चित लेख द आर्ट ऑफ फिक्शन, ये 1884 में प्रकाशित हुआ। ये उनकी केंद्रीय धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, द आर्ट ऑफ फिक्शन, और एक काव्य शास्त्री के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण। कुछ उपन्यासों की भूमिकाओं में भी उन्होंने अपनी आलोचना की धारणाओं का पर विचार किया है। उनके लेखन का जो आखिरी पड़ाव है वो 1900 से लेकर के 1916 तक माना जा सकता है। अपने अंतिम समय तक भी हेनरी जेम्स जो है लिखते रहे। एक आलोचक के रूप में हेनरी जेम्स ने कथा तथा वृत्तांत को केंद्रित साहित्य चिंतन किया। इस चिंतन ने अमेरिकावी यूरोप में उपन्यास विधा को साहित्य की गंभीर और अर्थपूर्ण विधा के रूप में स्थापित किया। इससे पहले उपन्यास और कहानी को एक विधा के रूप में मान्यता नहीं थी। क्या ठीक है, कुछ लिखते हैं लोग एक फेबल की तरह से, नीति कथा की तरह। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि उपन्यास का जन्म ही एक आधुनिक विधा के रूप में हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्व जो गल्प कृतियां मिलती है उन्हें विधिवत रूप में आधुनिक उपन्यास या कहानी का दर्जा नहीं माना जाता। इसमें नाटकों और महाकाव्यों के कथानकों के रूप में प्रयुक्त होकर कथा गंभीर रचनात्मक साहित्य का हिस्सा बनती है, परंतु स्वतंत्र रूप में उनका परिकथाओं या मिथकों वाला रूप ही प्रचलित था, जिसमें अविश्वसनीय घटनाएं होती थी और जिनमें कारण कार्य मूलक अंतर विकास की बहुत कमी थी। आधुनिक कथा से संबंध रखने वाले जैसे डॉन क्विजोट जैसे जो आरंभिक उपन्यास है वो एक तरह से रोमांस कथाओं का ही विकास है। हेनरी जेम्स के समय तक उपन्यास को क्या माना जाता था, क्या उसकी अवधारणा थी? का ये आमतौर से औरतों के द्वारा पढ़ा जाता, स्त्रियों के द्वारा पढ़ी जाने वाली विधा है, या मध्य वर्ग का मनोरंजन करने वाली विधा, बस ये उनका था। हालांकि हॉर्थन, डिकेंस, जॉर्ज इलियट और उनसे पहले के थॉमस हार्डी के उपन्यासों में इतिहास और मानवीय मूल्यों की भव्यता दिखाई देती है। इसके बावजूद कथा संबंधी साहित्य चिंतन और सैद्धांतिकी पर गहराई से विचार नहीं होने के कारण उपन्यास को वे स्थान नहीं मिल पा रहा था जो काव्य और नाटक को मिला हुआ था। हेनरी जेम्स ने कला कथा की सैद्धांतिकी को बहुत गहराई से स्थापित किया और जिससे उनके बाद उपन्यास साहित्य की मुख्य या केंद्रीय विधा के रूप में स्वीकृत हो सका। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ आलोचक उपन्यास को आधुनिक बोध की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति करने वाली विधा के रूप में देखने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्व का जो मूल है वो हमको हेनरी जेम्स के कार्यों में दिखाई देता। 1778 में हेनरी जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, फ्रेंच पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट। इसका प्रकाशन हुआ। इसके प्रकाशन के पीछे उनका फ्रांस का लंबा अनुभव था। बहुत वर्षों तक वो फ्रांस में रहे और उन्होंने स्वयं फ्रेंच सीखी और मूल रूप से फ्रेंच साहित्य का अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया तब उस अध्ययन के जो निष्कर्ष है वो उनकी रचनाओं में आते हैं। ये और इन निष्कर्षों के अंदर आप देखें तो एक कथाकार के रूप में वो बालजाक से बहुत प्रभावित है कि भैया बालजाक सबसे बड़े लेखक हैं उपन्यासकार के रूप में। और शायद इसलिए उन्होंने कहा, एक जगह लिखा कि यदि सारी दुनिया का साहित्य संकट में हो या सब डूब रहा हो, समाप्त हो रहा हो और आपको ये कुछ ऐसा अधिकार दिया जाए कि आप किसी एक लेखक को बचा सकते हो, तो हेनरी जेम्स ने कहा कि अगर मुझे कभी ऐसा अवसर मिले तो मैं बालजाक को चुनूंगा, उसको बचाना चाहूँगा। बालजाक में उन्हें बुर्जुआ पतनशीलता और उसकी छाया में बदलता जो शेष समाज है उनके सांस्कृतिक नैतिक विघटन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। उन्होंने प्रामाणिक इसका चित्रण किया और साथ ही चरित्रों के प्राकृतिक
और प्रांतीय अंतर्गठन का बोध भी मिला। उनके अनुसार ये पूरी मानव जाति की सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्रचना का आधार हो सकता है। सभी पात्रों में शुभ के साथ अशुभ की मौजूदगी बालजाक को यथार्थ के करीब लाती थी। हेनरी जेम्स की इस किताब में जिन रचनाकारों के साहित्य का विश्लेषण हुआ उनमें ब्रोदिला, फ्लाबेयर, बालजाक, जॉर्ज सेंक, अल्फ्रेड सूसल और रूस के संबंधित जो लेखक है तुर्गनेव आदि मुख्य है। इन सब की आलोचना की, सब के बारे में कुछ कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन बालजाक से बहुत प्रभावित है। बालजाक से बहुत सारे लोग प्रभावित है और उन्होंने उनके महत्व का वर्णन किया। उनकी जो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है वो हॉर्थन, नेथेनियल हॉर्थन पर उन्होंने 1879 में एक किताब पुस्तक लिखी जो स्वतंत्र आलोचनात्मक पुस्तकों में से एक है। हॉर्थन जो है वो विक्टोरियन काल के महत्वपूर्ण उपन्यास है। वे स्कारलेट लेटर, वे हाउस ऑफ सेवन गेबल्स इसके कारण अधिक प्रसिद्ध हुए और उनकी रचना में नव क्लासिकी जो नैतिकतावाद है इसके विघटन से जो सांस्कृतिक संकट पैदा हुआ था उसका उन्होंने वर्णन किया। इस सामाजिक इतिहास की जो विकास प्रक्रिया थी उसका उन्होंने वर्णन किया और ऐसा करने के लिए वे अनेक दफा जादू टोने और अति मानवीय अस्तित्व को आधार बनाकर पैदा होने वाली जो मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं उन जटिलताओं को वो पाठकों के सामने रखते हैं। हेनरी जेम्स के उपन्यासों में भी इतिहास की पृष्ठभूमि में से पैदा होने वाले पात्र की जो मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं वो हमको देखने को मिलती है और इस लिहाज से वे स्वयं भी हॉर्थन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद एक आलोचक पुस्तक में जेम्स ने हॉर्थन की उपन्यास कला की अनेक कमियों पर उंगली रखने का प्रयास किया और इस संदर्भ में अनेक विद्वानों का तो ये भी मत है कि हॉर्थन के प्रति हेनरी जेम्स की ये जो आलोचना है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। संभवतः वे अपने पूर्ववर्ती या समकालीन लेखक के प्रति किसी आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके प्रति इतने निर्मम हुए होंगे, नहीं चाहते होंगे कि उनका महत्व बढ़े, क्योंकि उनका महत्व घटेगा तभी होएगा ये पता चलेगा कि हेनरी जेम्स बहुत बड़े लेखक हैं। हालांकि ये भी सही है कि हॉर्थन के प्रति जो ये विवादास्पद उनकी जो धारणाएं थी उसके कारण उनका जो महत्व है फायदा हॉर्थन को भी मिला, क्योंकि उन पर फिर पुनर्विवेचन हुआ, फिर से उनका विश्लेषण हुआ और इस बात का विश्लेषण हुआ कि हेनरी जेम्स ने जो लिखा है वो कितना सही है और हॉर्थन उसके हिसाब से सही बैठते हैं या नहीं। कथा की कला पर एक लंबा लेख हेनरी जेम्स ने 1884 में लिखा और ये लेख जब प्रकाशित हुआ उसके बाद में ये माना जाने लगा कि ये बहुत स्वीकृत और बड़े लेखक है और बहुत गहराई और मौलिकता से उन्होंने कथालोचन की नई नई व्याख्याएं की। इसलिए ये जो आलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कथा आलोचना की जो सैद्धांतिकी है वो ये तैयार होती है और इस अर्थ में ये एक पहला कार्य है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने क्या बातें कही, मोटे तौर पे अपन इनको जानना चाहें तो पहली बात उन्होंने कही कि जो कथा लेखन है वे काव्य तथा अन्य कलाओं से तुलनीय है। जैसी चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या कविता होती है उसी तरह एक अच्छी कथा की अपनी विशेषताएं और इन विशेषताओं के अभाव में कथा अपनी श्रेष्ठता को खो देती है। अर्थात हेनरी जेम्स के अनुसार कथा का मूल्यांकन करने की कसौटी यह है कि वे एक कला रूप जैसी है या नहीं। बात क्या कही है, उपदेश क्या दिया है, महत्वपूर्ण नहीं। सबसे पहला महत्व है कि वो कला है कि नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि कथा को कला रूप बनाने वाले जो नियम है वो नियम को उन्होंने 3 कोटियों में विभाजित किया। जैसे पहला नियम है कि अंतः संगति का नियम, अंदर से संगत होनी चाहिए आपस में, आनुपातिकता के नियम और परिप्रेक्ष्य और घटनाओं के रिश्तों के नियम। इन तीनों नियमों का पालन होना चाहिए। कथाओं के अंदर आंतरिक संगति नहीं होएगी, एक कथा दूसरी कथा से ठीक से जुड़ी हुई नहीं होएगी तो गलत होएगा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ज़्यादा दूसरे को कम महत्व दिया, तो अनुपातिकता का भी ध्यान रखें और इन सब के का परिप्रेक्ष्य और घटनाओं से जो रिश्ता है उस रिश्ते के बारे में भी बताएं। फिर उन्होंने आगे कहा कि कथा में जो अंतः संगति है उसका आधार क्या होगा, तो इसको उन्होंने कहा कि उसमें जैविक आनुषंगिकता होनी चाहिए। उनका कहना यह है, ये पहली बात नए ढंग से उन्होंने ये बात कही कि कथा जो है वो एक जीते जागते प्राणी की तरह होती है और उसमें भी जैविक आनुषंगिकता रहती। एक कथा के सभी तत्व
मनुष्य के शरीर की तरह, अंगों की तरह होते हैं और ये सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इस प्रकार पूरी देह अपना काम करती है। हमारे शरीर, मानव शरीर में इसी तरह सब काम करते हैं, हाथ, नाक, कान आदि। जीते जागते प्राणियों की देह में छोटे बड़े सभी अंगों का महत्व बराबर होता है। एक भी अंग अगर खराब हो जाए, मान लीजिए आपके नाखून टूट जाए तो आप बीमार पड़ जाएगा सारा शरीर। एक भी अंग खराब हो गया तो सारी देह खराब। तो जेम्स का मानना था कि ठीक ऐसा ही कथा के देह के साथ भी होता है। कथा के सभी तत्वों को कथा की देह में विलय होने पर ही कथा अंतः संगति प्राप्त करती है और सुचारू रूप से कार्य करती है। इसलिए पूरी कथा एक जीवित प्राणी की तरह। दूसरी, सभी अंगों का महत्व बराबर होने पर भी सापेक्षिक अनुपातिकता की मर्यादा से सब बंधे हुए होते हैं। ठीक है, सब बड़े होते हैं। कथा लेखक जानता है कि कथा के किस तत्व को कब और कितना महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि सभी घटक एक ही समय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। एक ही समय में सारे तत्व काम नहीं करते, अलग अलग समय में अलग अलग तत्व काम करते हैं। पात्रों की मनोस्थितियां या उद्देश्य की जरूरतें तय क्या करती है कि कब किस स्थिति में कथा के किस तत्व को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो परिप्रेक्ष्य पर बात कही कि परिप्रेक्ष्य से संचालित होकर भी घटनाओं के लिए वे परोक्ष ही रहता है। किसी भी उपन्यास में समग्रता में घटनाओं और पात्रों का विलय जरूरी होता है। कथा में चित्रण घटनाओं और पात्रों का ही होता है। समग्रता हमेशा पृष्ठभूमि में रहती, जिसे घटनाएं, पात्र, स्थितियां, उद्देश्य आदि घटक तत्व व्यंजित करते रहते हैं। परिप्रेक्ष्य अभिव्यक्त और अन्य अभिव्यक्त के बीच के खाली प्रदेश में रहता है। इसे समझने के लिए हेनरी जेम्स की एक कहानी में चित्रित एक घटना अक्सर उद्धृत की जाती है। इस कहानी में एक महिला का चित्र बनाया जा रहा। चित्रकार जिस भाव को चित्रित करना चाहता है वह भाव उसे उस पात्र में अनुपस्थित लगता है। वह जो चित्र बनाता है वह वास्तविक महिला का प्रतिबिंबित न होकर चित्रकार की अपनी रचना जैसा होता है। उसमें व्यंजित भावगत परिप्रेक्ष्य यथार्थ होकर भी यथार्थ से परे रहता, अर्थात व्यंजित परिप्रेक्ष्य कथा के सभी घटकों का कुल जोड़ न होकर उससे कहीं अधिक होता, परंतु वे केवल कल्पना प्रसूत या अवास्तविक अमूर्तता जैसा भी नहीं होता। वह यथार्थ होता है, फिर यथार्थ नहीं भी होता। ये एक तरह से किसी रचना के बारे में उन्होंने बात कही। फिर उन्होंने कहा कि जीवन का जो प्रतिनिधित्व है वो गल्प कला का मुख्य प्रयोजन होता है। हेनरी जेम्स के लिए कथा कला रूप की तरह जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ प्रतिनिधि शब्द व्याख्या की भी मांग करता है। इस उदाहरण में चित्रकार का जैसे महिला का चित्र बनाना हुआ तो ये उन्होंने जीवन का प्रतिनिधित्व उसमें उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन जीवन का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ जीवन का यथार्थ अंकन या प्रतिबिंब नहीं है, अपितु जीवन के अर्थ या सार की अभिव्यक्ति है। वे यथार्थ से पृथक नहीं है, पर मात्र यथार्थ नहीं है, यथार्थ तथ्य नहीं है। प्रतिनिधित्व करने वाला कभी इस यथार्थ की उपेक्षा या पलायन या अतिक्रमण भी नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि जीवन की जो कथागत प्रतिनिधित्व है इसका सुंदर व मनोरंजक होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उपदेश देते जा रहे हो। हेनरी जेम्स से पूर्व जो उपन्यास थे उसमें जो कहा जाता था कि भाई संभ्रांत महिलाएं पढ़ी लिखी मनोरंजन की तरह से देखे तो यही महत्वपूर्ण है। लेकिन हेनरी जेम्स ने कहा कि ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन होने से हेनरी जेम्स को कोई एतराज नहीं, पर वो मनोरंजक होने के साथ साथ जीवन का सौंदर्यमय प्रतिनिधित्व करने वाला भी होना चाहिए। यदि प्रतिनिधित्व सौंदर्यमय का उद्भव करने में समर्थ नहीं हुआ तो मनोरंजन की क्षमता भी उसमें आई जाएगी। इस प्रकार हेनरी जेम्स की कथा आलोचना यथार्थवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास की एक अलग तरह की भूमिका लगती है। फिर उन्होंने कहा कि कथा के घटक तत्वों का जो संरचनावादी पुनर्व्याख्यान है, हेनरी जेम्स से पूर्व कथा की सैद्धांतिकी का आधार अरस्तु की त्रासदी या महाकाव्य के घटकों के रूप में गिना दिए गए तत्वों पर भी खड़ा होता था। कथा का अलग से विवेचन नहीं होता। नाटक में जो कथानक है उसकी चर्चा होती थी जिसमें अनुइति होती थी, या महाकाव्य का कथानक। खास तौर पर नवशास्त्रवादी काल में इसी को प्रस्तुत किया गया। हेनरी जेम्स ने स्वीकार किया कि परंपरागत रूप से प्राप्त घटक अर्थात कथानक, पात्र, उनका चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा, शैली ऐसे घटक हैं जिनकी उपेक्षा संभव नहीं। वे इसमें अनुभव को शामिल करने के पक्ष में थे। आप अनुभव को जोड़ दो। इसके अलावा वे दृश्यों, विवरण सहित हर छोटी से छोटी वस्तु, ब्यौरे, सूचना आदि तक को कथा का निर्माण करने वाली वस्तु के रूप में देखते हैं।
या उनका जो आग्रह था वो इस बात पर था कि इन सभी घटकों तत्वों के ताने बाने से जिस पट का निर्माण हो वह कला की भांति आनुषंगिक पूर्णता वाला हो, जिसमें कुछ भी आयातित न हो। आयातित न होने का अर्थ हेनरी जेम्स की कथा आलोचना में यह है कि कथा में चित्रित अभिव्यक्ति कोई भी घटक तत्व पक्ष या पहलू पूर्व निर्धारित या सायास नहीं लगने चाहिए, बस सहज क्रम में लगना चाहिए, जैसे यही होना था। स्थितियों को स्वयं अपने तौर पर छूट प्रदान करने के से ही ये संभव होता है कि वहाँ सायास तासा बच सकते हैं। फिर उन्होंने चेतना का कथा स्थापत्य पर भी चर्चा की। हेनरी जेम्स ने कथा आलोचना में कथा के भाषा पाठगत पाठ को इतिहास व परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हैं, सिर्फ भाषा का नहीं। इस वजह से वे रूपवाद और कलावाद की सीमाओं को लांघकर संरचनावाद की ओर आगे बढ़ते हैं। परिप्रेक्ष्य मूलक अर्थ का उपन्यास की कथा मूलक संरचना के रूप में जो व्यवस्थापन और नियम होता है, उसकी सैद्धांतिक के नियमित धारणाएं भी उन्होंने दी है। यहाँ जो नियम है वो हेनरी जेम्स ने विस्तार से उन्होंने बताया कि जैसे उनका सबसे पहला जो, चूंकि ये काव्य शास्त्र में जो उपन्यास और कथा का शास्त्र निर्मित करने वाले लोग हैं वो आमतौर से यथार्थवाद को बहुत महत्व देते हैं। हेनरी जेम्स ने भी कहा कि जो कथा का वर्णन है वो यथार्थवादी तरीके से होना चाहिए। अतिरंजित बातें भी अगर आप वर्णन करते हो, अतिरंजना का अगर आप उपयोग भी करते हो, तो भी उसका तरीका यथार्थवादी होना चाहिए। इसलिए पहली बात जो महत्वपूर्ण है कथा के लिए वो यथार्थवाद। आदमी को लगना चाहिए कि ये जिंदगी की बात कह रहा है, हमारी और आपकी बात कह रहा है, ये पाठक को लगना चाहिए और लेखक इसी की कोशिश करे। फिर यथार्थवाद का मतलब हुआ कि यथार्थ का प्रतिनिधित्व। यथार्थ का मतलब हूबहू नकल कभी भी नहीं मानते। और जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो प्रक्रिया एकदम जीवंत प्रतिक्रिया होती है और वो यथातथ्य अंकन प्रतिबिंबित नहीं होकर के वो एक चलते फिरते पात्रों द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाए। उसको लगना नहीं चाहिए कि पहले से ही सब रेखाएं निश्चित कर दी, ये पात्र आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर ये पात्र मिलेगा, ये होगा, ये एकदम निश्चित नहीं। जैसे जीवन स्वतंत्र होता है, खुला होता है, हर संभावनाओं से युक्त रहता है, उसी तरह उपन्यास के अंदर भी वो संभावनाएं दिखनी चाहिए। इसलिए वो जो व्यवहार है वो व्यवहार जीवंत होना चाहिए, क्योंकि जीवंत के द्वारा ही होता है। फिर ये जो जीवंत व्यवहार है इसकी कसौटी क्या कि उन्हें परिस्थितियों के तर्कों और कारणों से संचालित होकर अपना मार्ग खुद तय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तर्क ठीक है, कार्य कारण श्रृंखला भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पात्रों का जो व्यवहार है वो स्वतंत्र व्यवहार लगना चाहिए, लेखक के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। आमतौर से लेखक तय कर लेता है कि इसका तो यही जो होना, वो जो तरीका है वो हेनरी जेम्स को पसंद आया था। इसके बाद जो पात्रों का जो व्यवहार मूलक स्वतंत्रता जिसको कहना चाहिए वो स्थितिजन्य और सापेक्षिक होती है, अराजक नहीं। आपके पास पात्र हैं, साहब मेरा तो मन करता है कि मैं तो अब ये छोड़ के भाग जाऊं, तो लेकिन पात्र का एक विकास क्रम है, आप ऐसे ही छोड़ के भाग नहीं सकते। इसके लिए आपको एक खास तरह का पात्र आपको गढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एक पात्र है कि दूसरे पात्र के साथ आते ही वो हिंसक हो जाता, तो वो हिंसक क्यों हुआ इसकी मनोवैज्ञानिक कारण आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा आप इसका मतलब आप अराजक है पात्र के रूप में। अभी आपने ये किया, अब आपने उल्टा कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सारी परिस्थितियों के भीतर आपको यहाँ नाराज होने का तो कोई बिंदु ही नहीं था, आप कैसे नाराज हो गए? पाठक उस पात्र से सवाल कर सकता है, इसलिए पात्र अराजक व्यवहार नहीं कर सकते, मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि वो स्वतंत्र होते हैं, उनकी स्वतंत्रता अराजकता की दिशा में नहीं बढ़ती, ये कथा के भीतर उसको वो कहते हैं। पात्र जो परिस्थितिजन्य यथार्थ है उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपनी अपनी चेतना से उपजे दृष्टिकोणों से करते हैं। पात्रों का भी एक दृष्टिकोण होता है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हेनरी जेम्स कहते हैं। एक तो कहते हैं कि लेखक का दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण के से वो पात्रों का, स्थितियों का, घटनाओं का वर्णन करता है। फिर वो दूसरी इसकी बात करते हैं कि जो पात्र हैं वो भी अपनी परिस्थितियों से, जीवन से घटित होकर के, और उनका भी एक दृष्टिकोण बन जाता है, और उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। वो अपने उस दृष्टिकोण के अनुसार ही उपन्यास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और पात्रों की चेतना से जो ये दृष्टिकोण पैदा होता है, ये कथा की चेतना मूलक निर्माण धर्मी ईंटों की तरह होता है।
इस दृष्टिकोण जैसे भवन में जैसे ईंटों का महत्व होता है, उसी तरह से पात्रों की चेतना, पात्रों का जो दृष्टिकोण होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। ये जो दृष्टिकोण है, ये कथा की ईंटों वाला जो भवन है, इसी को कहते हैं वो कथा का कलात्मक स्थापत्य। यहाँ पर वो निष्कर्ष देंगे कि इस तरह से ईंटों के द्वारा जो भवन बनता है वो एक पूरा स्थापत्य है, एक की चेतना, दूसरे की चेतना, इस पात्र की चेतना, लेखक की चेतना, ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण। और इस दृष्टिकोण में एक और बात भी वो कहते हैं कि दृष्टिकोण में एकता नहीं होती, भिन्नताएं होती। आपका दृष्टिकोण अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, स्त्री का दृष्टिकोण अलग है, पुरुष का दृष्टिकोण अलग है, गरीब का दृष्टिकोण अलग है, पैसे वाले का दृष्टिकोण अलग है, वर्ग दृष्टि, बहुत सारी चीजें भेदा होती। ये भिन्नताएं जो है इतिहास से पैदा हुए नैतिकता बोध के विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। ये इतिहास से होता है, भाई नैतिकता आप में आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या ठीक लगता है, एक चोर है, चोरी करने के लिए जाता है, तो वो यही चाहता है ना कि जिसका सामान है वो कुछ इधर उधर देख ले तो अच्छा मेरा काम हो जाएगा, उसकी नैतिकता इसके अंदर आती है। और जो जिसका सामान है उसकी ये भाई मुझे अपने सामान की रक्षा करनी, कोई मेरा सामान नहीं उड़ा के ले जाए, तो मेरे को इसका ध्यान रखना। तो ये हर व्यक्ति का, और जिसको बाद में चल के कहा कि सबका एक वर्ग हित होता, अलग अलग पात्रों का अपना वर्गीय हित है। तो ये जो नैतिकता बोध है, इस नैतिकता बोध से दृष्टिकोण की भिन्नता आती है। और इस प्रकार जीवन का जो प्रतिनिधित्व है वो समय के यथार्थ के साथ साथ इतिहास के यथार्थ को भी का भी प्रतिनिधित्व बन जाता है। ये एक तरह का सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसका उन्होंने वर्णन किया। ये जो 10 नियम है ये सिलसिलेवार तरीके से ये स्पष्ट करते हैं कि हेनरी जेम्स की सैद्धांतिकी और कलावाद दोनों का अतिक्रमण करता है। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ कला नहीं है और सिर्फ यथार्थ नहीं है, बल्कि इन सब का अतिक्रमण करके रचना जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह जो हेनरी जेम्स के जो कथा आलोचना है वो फ्रेंच उपन्यासकारों के विश्लेषण के बाद में सामने आई है। ये अंग्रेजी के आलोचक, लेकिन अंग्रेजी के आलोचक किस तरह से दूसरे रचनाओं से, साहित्य से तुलनात्मक रूप से प्रभावित हुए और वो प्रभाव उन्होंने फ्रांस से ग्रहण किया। फ्रेंच लेखक भी अंग्रेजी के लेखकों से बहुत प्रभावित होते रहे। तो इन दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति भी आती है कि कौन बड़ा लेखक, कौन समझाने वाला लेखक। तो हेनरी जेम्स सीखने के लिए गए जर्मनी, फ्रांस, और फ्रेंच सीख करके उन्होंने फ्रेंच कथा के माध्यम से, उपन्यासकारों के माध्यम से, विशेष रूप से बाल्जाक का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक सिद्धांतिकी निर्मित की। तो जो इन्होंने सिद्धांत बनाया वो सिर्फ अंग्रेजी उपन्यासकारों पर लागू नहीं है, सिर्फ अपने उपन्यासकारों पर लागू नहीं, बल्कि वो ये कहना चाहिए कि सारे जो, जिसे कहना चाहिए ट्रांस एटलांटिक जो कथा आलोचना है, उस आलोचना की तरफ भी वो गए। तो एक इस अर्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा एक बड़ा फलक रचना आलोचक के पास है, एक छोटा सा फलक नहीं। दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण है हेनरी जेम्स के लिए कि वो यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं। हालांकि यूरोपीय लोग ही अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने ही अमेरिका को विकसित किया, लेकिन विकसित होने के बाद में अमेरिका एक अलग तरह का एक देश, एक संस्कृति बनी। और ये जो भौगोलिक अंतर्द्वंद है, ये भौगोलिक अंतर्द्वंद तो है ही है अमेरिका और इंग्लैंड का, लेकिन ये एक तरह का सांस्कृतिक अंतर्द्वंद भी है। और इसी के कारण बाद में जो पहले अमेरिका में जो स्वाधीनता भी हुई, यूरोप से जो मुक्त हुए, इस मुक्ति के मूल में सिर्फ राजनीति नहीं थी वरन सांस्कृतिक रूप से भी था। तो यूरोप से एक तो सीखना है और यूरोप को के सामने ये भी दिखाना है कि हम भी एक तरह से रचनात्मक रूप से बहुत सक्रिय, यहाँ के लोग भी रचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। और इसलिए उनकी पूरी जो रचनाशीलता है, उस पूरी रचनाशीलता में यूरोप और अमेरिका का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व आपको देखने को मिलेगा, जो उनके कहानियों में भी मिलता है, उनके उपन्यासों में भी मिलता है, उनके यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। और इस तरह से वो एक कहना चाहिए कि अमेरिकी आंख से यूरोप को देख रहे हैं, यूरोपीय आलोचना को देख रहे हैं, यूरोपीय साहित्य को देख रहे हैं। तो ये एक तरह से उनका एक फैलाव भी उसे हम कह सकते हैं। और ये विक्टोरियन काल से आधुनिक काल तक का ये जो समय है इनका, इसके कारण वो यथार्थवाद का जो आरंभिक रूप है वो आपको इनके अंदर मिलता है।
और यथार्थवाद के बाद में जो दूसरे जो चेतनामूलक ब्लॉक जिसको कहना चाहिए, कथा के स्थापत्य की जो सैद्धांतिकी है, ये भी आगे चल कर आई। उत्तर संरचनावाद आया। यात्रा वृतांत को उन्होंने उपन्यास के साथ में रखा। तो उपन्यास के आलोचना में उन्होंने इतिहास को जोड़ा, और इतिहास खाली तथ्य नहीं, इतिहास के कारण मानव व्यक्तित्व में परिवर्तन होता, मन स्थिति हमारी बदलती, वो मन स्थिति पात्रों की होती, उन पात्रों के चित्रण में आपकी ये समझ होनी चाहिए, और तब रचना की आप आलोचना कर सकते हो। हालांकि इस आरोप के बाद हेनरी जेम्स पे बहुत वो लगे कि आप जब अपने काल के, अपने समय के आलोचकों को, रचनाकारों पर बात करते हो तो आप कठोर हो जाते हो, और बाद वालों पर जानते हो तो कई बार आप उदार हो जाते हो। तो आपका जो विश्लेषण है वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक स्वार्थ से, किसी आलोचक के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप होता है कि वो ईमानदार नहीं, किसी भीतरी स्वार्थ के कारण उसने ऐसा किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना, हाँ एक और बात है कि जब आप भीतरी उससे करते हो तब भी आप रचना के सौंदर्य के या उसके बारे में बहुत सारी नई बातें कह देते हो, जो आपके कभी लिहाजवश या समझ न होने के कारण या बहुत कारण से ऊपर की बातें कह देते हो। लेकिन जब आप किसी को विरोध करना होता है, जब आपको किसी का खंडन करना होता है, तब आप उसमें बहुत बारीकी से जाते हो। और ये बारीकी हमको हेनरी जेम्स के चिंतन में और उपन्यास संबंधी चिंतन में देखने को मिलती है, जो उनके व्यवहारिक आलोचना है उसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर फिर हम ये कहते हैं कि ये सैमुअल जॉनसन की परंपरा में आते हैं, जो एक तरह से कहना चाहिए कि व्यवहारिक आलोचक है, आलोचना करते हैं और सिद्धांत तक की परिणति जाते हैं। हालांकि एक चीज़ और आप देखेंगे कि सैमुअल जॉनसन डॉक्टर जॉनसन के रूप में रचनाकार से अधिक एक आलोचक के रूप में मान्य है। हालांकि एक आलोचक भी व्यवहारिक आलोचक के रूप में मान्य है। हेनरी जेम्स का उपन्यासकार रूप बड़ा है या आलोचक रूप बड़ा है, इसका निर्णय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बराबर के मामले, वहाँ जॉनसन आलोचक बड़े हैं, चिंतक विचारक बड़े हैं, व्यवहारिक आलोचक भी बड़े हैं, लेकिन ये हेनरी जेम्स रचनाकार भी बड़े हैं, उपन्यासकार भी बड़े हैं, और उनकी आलोचना भी बड़ी है। आलोचना में भी उन्होंने बहुत सारी नई बातें कही, और उपन्यास में भी नए नए पात्रों का, चरित्रों का सृजन किया।